दोस्तों नमस्कार। ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति यूट्यूब चैनल सनातन सत्यम के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ एपिसोडों में पृथ्वी के बनने से लेकर उसमें जीव जंतुओं के बसने की जो कहानी हमने देखी है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके बीच में कुछ छूट रहा है? दोस्तों, कीड़े मकोड़े या कीट पतंगों के साथ सामंजस्य बिठाकर इस धरती पर असुरों के बसने से पहले पृथ्वी को एक और बड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था। और इसी प्रक्रिया ने न केवल विशालकाय कीट डायनासोरों का अंत किया, बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। दोस्तों, सनातन सत्यम के पिछले एपिसोडों में हम अच्छी तरह से जान गए हैं कि पृथ्वी जब अपने निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रही थी तो उस वक्त पृथ्वी सूरज से आज के मुकाबले ज्यादा दूर थी। इसी वजह से भौगोलिक ऊर्जा पृथ्वी पर उगने वाली वनस्पतियों को विशालकाय बना देती थी, और इसी वजह से वनस्पति के साथ जो कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे थे वो भी विशालकाय थे। डायनासोर भी एक विशालकाय कीट था। इसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। कुछ पंखों के सहारे उड़ने वाले भी थे, जैसा कि कीटों में आज भी पाया जाता है। हम ये भी जानते हैं कि डायनासोरों के अंत के साथ ही पृथ्वी पर नए जीवन का सूत्रपात हुआ। लेकिन डायनासोरों के अंत के बारे में हमने बचपन से जो पढ़ा या सुना है उस पर संदेह बरकरार है, और आज भी इस पर अलग अलग शोध किए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का एक बड़ा समुदाय ये दावा करता है कि पृथ्वी पर जिस उल्कापिंड के गिरने से डायनासोरों का अंत हुआ था वो उल्कापिंड दक्षिण पूर्वी मैक्सिको के युकातान प्रायद्वीप पर गिरा था। अब आप जरा दुनिया के नक्शे को गौर से देखिए कि मैक्सिको का ये युकातान प्रायद्वीप आखिर है कहां पर और कितना बड़ा है। अब आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और उस तबाही का अंदाजा लगाइए जिसकी चपेट में आकर पूरी दुनिया से डायनासोर खत्म हो गए थे और जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या आपको लगता है कि इस छोटे से प्रायद्वीप पर उस उल्कापिंड के गिरने से पूरी दुनिया में ऐसी तबाही आ सकती थी? क्या आपको नहीं लगता कि युकातान में जो उल्कापिंड गिरा था और उससे जो तबाही आई थी वो इतनी ताकतवर थी कि युकातान प्रायद्वीप को तो दुनिया के नक्शे से गायब ही हो जाना चाहिए था? क्या युकातान प्रायद्वीप पर गिरने वाले उल्कापिंड की तबाही की ताकत वर्तमान ऑस्ट्रेलिया में मौजूद डायनासोरों का भी समूल नाश कर सकती थी? कतई नहीं। अगर ऐसा है तो फिर सच्चाई क्या है? दोस्तों, ईश्वर अनुसंधान केंद्र इस बात की तस्दीक तो करता है कि धरती से डायनासोरों का अंत उल्कापिंड से हुई तबाही से ही हुई थी। लेकिन यह तबाही उस उल्कापिंड से नहीं हो सकती थी जो युकातान प्रायद्वीप पर गिरा था, क्योंकि उस वक्त धरती का नक्शा वैसा नहीं था जैसा कि आज है। और सबसे बड़ी बात कि उस तबाही ने ये इबारत लिख दी थी कि आगे चलकर इस धरती का सत्यानाश मनुष्यों के हाथों ही होना है। दोस्तों, सनातन परंपरा में जम्बूद्वीप के जो अर्थ निकाले गए हैं उनमें से एक ये भी है कि जिस द्वीप ने दुनिया के तमाम द्वीपों को इकट्ठा कर रखा हो, एकदम वैसे ही जैसा कि आपने स्काउट गाइड के जम्बूरी कैंप के बारे में सुना होगा, जिसमें इस संगठन की तमाम इकाइयां एक साथ एक स्थान पर जमा होती हैं। ठीक वैसे ही पहले जम्बूद्वीप केंद्र में था और उसके चारों तरफ लक्षद्वीप, शालमल द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप समूह थे। लेकिन ये सभी द्वीप समूह आज की तरह इतने दूर दूर नहीं थे, बल्कि जम्बूद्वीप के आसपास ही इकट्ठे थे और समुद्र के अंदर से सबसे पहले उभरने और सबके केंद्र में होने के कारण हमारे द्वीप का नाम जम्बूद्वीप पड़ा था। जिस तबाही में डायनासोरों का अंत हुआ था वो उल्कापिंड और कहीं नहीं जम्बूद्वीप पर ही गिरा था। उस विशालकाय उल्कापिंड के गिरने के सबूत आज भी जम्बूद्वीप पर मौजूद है। इतना ही नहीं, उस उल्कापिंड की टक्कर से आई तबाही ने न केवल डायनासोर जैसे विशालकाय कीटों का अंत कर डाला था, बल्कि दुनिया के नक्शे को बदलने की इबारत भी लिख डाली थी। उस उल्कापिंड की जबरदस्त टक्कर का आगे चलकर जो परिणाम सामने आया था वो और भी चौंका देने वाला था। उस ताकतवर टक्कर के बाद से कुछ द्वीपों का धीरे धीरे जम्बूद्वीप से दूर होने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी और कभी जम्बूद्वीप को घेरे रहने वाले अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया
अपने स्थानों से खिसक कर वहां पहुंच गए जहां की वो आज दिखाई देते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया काफी समय तक चलती रही और इसी प्रक्रिया के कारण ही तबाही के काफी समय बाद समुद्र के किनारे बसे कई द्वीपों के कई शहर पानी में समाते चले गए, जिनके अवशेष गाहे बगाहे समुद्र के नीचे आज खोज करने वाले गोताखोरों को मिलते ही रहते हैं। ये सिलसिला द्वापर युग तक जारी रहने की जानकारी तो हमें अच्छी तरह से मिलती है। भारत खंड, जो कि जम्बूद्वीप का एक प्रमुख हिस्सा है, यहीं पर उस महाविनाश लाने वाली विशालकाय उल्कापिंड का रहस्य आखिर कहां दबा पड़ा है? दोस्तों, तमाम द्वीप समूह से घिरे रहने के कारण ही न केवल हमारे द्वीप का नाम जम्बूद्वीप पड़ा, बल्कि यहाँ स्थित कैलाश पर्वत को पूरी धरती का केंद्र भी माना गया। जम्बूद्वीप पर गिरने वाली उल्कापिंड ने खनिज तेल के रूप में पृथ्वी को एक ऐसा अभिशाप दिया कि जिसका इस्तेमाल करते हुए हम मनुष्य इस धरती के वातावरण को तबाह कर रहे हैं। दोस्तों, धरती की पर्यावरण का पॉलीथीन से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। दूसरे नंबर का दुश्मन भी वो पेट्रोलियम है जिससे कि ये पॉलीथीन बनता है। पेट्रोलियम वो खनिज तेल है जो एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए फिर से किसी उल्कापिंड को धरती से टकराना होगा। भारत में पेट्रोलियम बॉम्बे हाई से निकाला जाता है, जिसे शिव बेसिन भी कहते हैं। इसे शिव बेसिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस स्थान ने शिव के विध्वंसकारी स्वरूप के उनके विनाशक तांडव नृत्य के दर्शन किए हैं। ये बॉम्बे हाई या शिव बेसिन ही वो स्थान है जहां पर महाविनाश लाने वाला वो विशालकाय उल्कापिंड आकर गिरा था। उस टक्कर से बड़ी संख्या में विशालकाय समुद्री जीव भी मारे गए थे और उनके अवशेष धरती की सतह के अंदर तक समाते चले गए थे। उन जीवों का जीवाश्म ही पेट्रोलियम के रूप में हम आज बाहर निकाल रहे हैं। अरब देशों में बहुतायत में पाया जाने वाला पेट्रोलियम भी इसी घटना का नतीजा है। टेक्सास यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक प्रोफेसर शंकर चटर्जी ने यह दावा किया है कि आज से 6 करोड़ साल पहले 40 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ा जो उल्कापिंड 58,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष से आया था, वो इसी बॉम्बे हाई या शिव बेसिन पर ही गिरा था। भारत के पश्चिमी तट पर पानी में डूबा हुआ ये शिव बेसिन ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर है और इसका व्यास भी 40 किलोमीटर है, जो मैक्सिको के युकातान प्रायद्वीप के 8 से 10 किलोमीटर वाले उल्कापिंड के निशान से कहीं ज्यादा बड़ा और विशाल है। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के मुताबिक शिव बेसिन के भूगर्भीय साक्ष्य चौंकाने वाले हैं। शिव बेसिन की बाहरी परिधि खुरदरी और भ्रंश छल्लों का व्यास करीब 500 किलोमीटर है, जिसके बीच में एक ऊंचा स्थान है। इस ऊंचे स्थान को ही बॉम्बे हाई के नाम से जाना जाता है। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने कहा है कि क्रेटर का बड़ा हिस्सा भारत के महाद्वीपीय शेल्फ में पानी में डूबा हुआ है, लेकिन अपतटीय क्षेत्रों में ऊंचे क्लिफ, सक्रिय अपभ्रंश और गर्म झरने आज भी मौजूद हैं। एक बात और आपको बता दें, पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़े एक भूवैज्ञानिक आशु खोसला ने साइंस कांग्रेस के 106वें अधिवेशन में शोध प्रस्तुत करके दावा किया है कि डायनासोर की उत्पत्ति भी भारत में ही हुई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो वेदों में भी इसका जिक्र होने का दावा किया है। भूवैज्ञानिक आशु खोसला का तो यह भी कहना है कि डायनासोर नाम भी संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत में डिनो शब्द का मतलब भयानक होता है, जिसका अपभ्रंश होकर डायना हो गया और असुर शब्द सोर में बदल गया। इस तरह से भयानक असुर ही डायनासोर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूर दराज के महाद्वीपों पर डायनासोर के जो अवशेष हमें मिलते हैं, क्योंकि उस वक्त सारे द्वीप जम्बूद्वीप से लगभग जुड़े ही हुए थे। दोस्तों, इतना तो तय है कि भयानक असुरों या डायनासोरों का अंत उल्कापिंडों की टकराने से ही हुआ था। लेकिन हो सकता है कि उस समय केवल एक उल्कापिंड ना गिरा हो, बल्कि उल्कापिंडों की बारिश ही हुई हो। पर यह तो तय है कि इस धरती पर जो सबसे बड़ा विशालकाय उल्कापिंड आकर टकराया था, वो जम्बूद्वीप पर ही टकराया था। आपको क्या लगता है, जब इस पूरे धरती का निर्माण एक सोची समझी रणनीति और एक योजनाबद्ध तरीके से हुआ था,
तो क्या उल्का पिंडों की गिरने की घटना महज एक अंतरिक्ष की दुर्घटना थी, या फिर इसमें ईश्वरीय या देवी शक्तियों का भी हाथ था? ईश्वर अनुसंधान केंद्र आपके विचारों का स्वागत करता है। हम कोशिश करेंगे कि आपके विचारों को अगले एपिसोड में शामिल कर सकें। आप अपने विचार हमारे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों।